तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है राजनीति विज्ञान अर्थात राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आप लोगों की थी कि भैया या सर जी वीडियो या बनाइए बीए द्वितीय वर्ष की राजनीति शास्त्र की। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी जो है रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा किया जाए। तो उसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान पेपर 1 बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मॉडल पेपर लेकर के, जो कि राजनीति शास्त्र का है। ओके, सॉल्व पेपर होगा, मतलब इसमें मैं प्रश्नों के उत्तर को भी बताने का प्रयास करूंगा। पेपर का नाम क्या है भाई आपके? तो एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है भाई? हिंदी में इसको कहते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा। तो आप लोग ये पेपर का नाम है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर का नाम हो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या और कुछ नाम दे दिया गया हो, तो मतलब वो एक ही बात है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। जैसे कि प्लेटो, अरस्टो, सिसरो, और उसके बाद में जो है आप देखते हैं बोदा, लाक, जॉन्स मतलब कि जॉन हॉब्स, जो है लाक, रूसो, जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टी.एच. ग्रीन, जी मतलब कि एच.जे. लास्की, इन्हीं सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको बता दूं कि अगर आप लोग जो है आप लोगों के भी सिलेबस में, हालांकि सभी विश्वविद्यालय के सिलेबस में यही है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस पेपर का नाम हो सकता है चेंज कर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि पेपर 1 और पेपर 2 का हेर फेर कर दिया जाए, तो आप परेशान मत होइएगा। तो अगर आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ना, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आंसर रखे गए हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस है, आंसर मैं बताने का प्रयास करूंगा, आसानी से आपको समझाने का प्रयास एक मुद्दा करूंगा। बी द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान पेपर 1 अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा, एन आउटलाइन ऑफ जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स या पॉलिटिकल थॉट्स। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। तो आपके एग्जाम्स 2022 के लिए, मतलब मॉडल पेपर है 2022 का, और आपको बता दूं कि जो है यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे। अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग पैटर्न हो सकता है। हालांकि मैं जो है जो विश्वविद्यालय का पैटर्न है, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या इसी प्रकार से जो अन्य विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय या फिर कुछ भी विश्वविद्यालय, मतलब कि कुछ ऐसे से मैच करेंगे। मतलब इसका मतलब ये है, जैसे DDU हो गया, फिर अन्य विश्वविद्यालय हो गए, तो कुछ कुछ में आपको ये प्रश्न जो होंगे मैच करेंगे। प्रश्न मैच करने का मतलब है कि सिलेबस आपका सेम ही है। तो अगर आपका लिखित पेपर होगा, ये समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपका पेपर लिखित होना है, तो आपके लिए 100% ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, 100% ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, बड़े ही ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, बड़े ही गौर से देखेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, लिखित पेपर वालों के लिए बहुत ज़्यादा है, और मतलब कि जो जिनका जो है ऑब्जेक्टिव होना है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो मैं बातें बताऊंगा वो ज़्यादा में इंपॉर्टेंट होगी, मतलब जो प्रश्न के उत्तर बताऊंगा उनसे आपको जानकारी मिलेगी। ठीक, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। खंड आ, खंड आ से सभी प्रश्न आपको करने हैं। आपको बता दूं मैं कि आप लोग पेपर जैसा भी आपका बनेगा, क्वेश्चन सब यही रखे जाएंगे जो कि हमने आपके मॉडल पेपर में रखे हैं। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आपको बता दूं यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से कैटेगराइज किया है। आपको नोट वहाँ पर ऊपर में लिखेगा। हर एक पेपर देखने से पहले आप लोग नोट देखिएगा। नोट्स जो लिखे रहेगा, नोट्स मतलब नोट्स कहने का मतलब ये है, नोट लिखा रहता है कि नोट या फिर निर्देश जो दिया रहता है, उसका आपको गाइडलाइन जो दी होती है उसका आपको फॉलो करना है। गाइडलाइन के अनुसार आपको पेपर देना है। ठीक, तो आप गाइडलाइन पढ़िएगा। बाकी गाइडलाइन हमने यहाँ पर रखी है, सभी प्रश्न के उत्तर करने हैं। खंड आ के अति लघुत्तम टाइप के प्रश्न हमने इसमें रखे हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में आपको लिखना है यहाँ पर। आइए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न क्या है भैया? पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का, और जो है क्या करिए, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का वर्णन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में लगातार आता है। तो भैया अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु क्या है भाई? अरस्तु ने कहा है, तत्कालीन मान्यताओं का खंडन करते हुए इन्होंने कहा है। तो तत्कालीन आप लिखेंगे क्या कि तत्कालीन मान्यताओं का खंडन करते हुए अरस्तु महोदय ने कहा है कि केवल, क्या कहा अरस्तु महोदय ने? कि केवल किसी राज्य में, क्या कहा भैया? केवल किसी राज्य में मात्र निवास करने से हम किसी को नागरिक नहीं मान लेते हैं। क्या कहा है कि अगर कोनो व्यक्ति कोनो राज्य में रह रहा है, किसी देश की सीमा के अंदर रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह उस देश का नागरिक ही हो। यह कौन बताता है? ये अरस्तु महोदय कहते हैं। अरस्तु महोदय आगे कहते हैं कि नागरिक जो होता है वही होता है जो न्याय व्यवस्था एवं विधायिका के एक सदस्य के रूप में राज्य के कार्यों में भाग लेता है।
अरस्तु महोदय का जो नागरिक होता है राज्य का, अरस्तु ने जो नागरिक बताया कि नागरिकता संबंधी जो विचार दिए उसमें इन्होंने कहा कि केवल देश की सीमा के अंदर रहना ही नागरिकता नहीं कहलाती है। अगर नागरिक वही होता है व्यक्ति जो कि देश की सीमा के अंदर रहे और साथ ही साथ वो नागरिक क्या करे, न्याय व्यवस्था या फिर विधायिका कि किसी एक के सदस्य के रूप में राज्य के कार्यों में भाग ले, चाहे जैसा भी कार्य हो लेकिन राज्य के कार्यों में वो भाग लेता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या कहेंगे, जो है नागरिकता उनको हम दे देंगे, राज्य के नागरिक मानेंगे। ओके। और जो है अरस्तु महोदय की बात की जाए तो खास करके इन्होंने 4 दशाओं का उल्लेख बताया है नागरिकता का। 4 दशा होनी चाहिए नागरिकता में, कौन कौन सी दशा? तो पहली दशा इन्होंने बताई, क्या बताई मेरे प्यारे दोस्त? पहली दशा अरस्तु महोदय ने बताई कि राज्य के किसी स्थान पर, ध्यान से सुनिएगा बहुत, राज्य के किसी, राज्य का मतलब यहाँ पर देश, जब भी पॉलिटिकल साइंस में राज्य की बात कहें, हम राज्य की बात करें तो इसका मतलब होता है किससे, कंट्री से, देश से, स्टेट से नहीं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो राज्य के किसी स्थान पर निवास करने से मात्र नागरिकता नहीं मिल जाती है, क्योंकि राज्य में विदेशी और दास लोग भी निवास करते हैं। इसीलिए जो विदेशी व्यक्ति है वो भी भारत कहीं पर आते हैं, तो क्या उनको हम नागरिक मान लेंगे? नहीं मान लेंगे। तो ये पहला मुद्दा तो ये उन्होंने बताया। दूसरा जो है अवस्था इन्होंने ये बताई, जो अरस्तु महोदय ने क्या बताई, कि किसी पर महाभियोग चलाने का अधिकार मिलने से उसे हम राज्य का नागरिक नहीं मान लेते हैं। अगर किसी पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसी व्यक्ति को मिल गया है तो भी हम उसे राज्य का नागरिक नहीं मानेंगे। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई? तीसरी बात कहते हैं इनकी अवस्था की, जिसके माता पिता राज्य के नागरिक नहीं हैं उसे कैसे राज्य का नागरिक माना जा सकता है? मतलब ऐसे व्यक्ति जो जिसके माता पिता इस देश के ना हो, उस देश के ना हो, तो उस देश की सीमा के अंदर अगर उसका लड़का रह रहा तो वो देश का नागरिक नहीं होगा। ये राज्य मतलब कि जो अरस्तु महोदय ये बताते हैं। चौथी अवस्था इनकी है और लास्ट अवस्था ये है कि राज्य से निष्कासित और मताधिकार से वंचित, अगर किसी व्यक्ति को राज्य से निकाल दिया गया है और कोई व्यक्ति है ऐसा जिसको मत देने का अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम राज्य का नागरिक नहीं मानेंगे, ऐसा अरस्तु महोदय ने कहा है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं अरस्तु महोदय की, जो कि हमने आपको बता दी। तो अरस्तु के राजनीति संबंधी मतलब कि नागरिकता संबंधी विचार आपके समक्ष हमने प्रस्तुत कर दिए। तो इतना आप लिख देंगे, आसानी से आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिसरो के समानता संबंधी विचारों को लिखिए। क्या प्रश्न है? सिसरो के समानता संबंधी विचारों को लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया। तो सिसरो के समानता संबंधी विचार आपको बताएं। सिसरो जो था मेरे प्यारे दोस्तों, यह रोमन जो दार्शनिक है, मतलब कि रोम देश है, उस रोम का निवासी था और वहीं का सिसरो कौन है? दार्शनिक है, मतलब फिलोसॉफर है ये। और उसके समय में जब ये साथ था सिसरो, तो उसके समय में जो रोम की सरकार थी कैसी थी? निरंकुश थी। तो आप लिखेंगे कि सिसरो एक रोमन दार्शनिक है या रोमन दार्शनिक था। उसके समय में जो रोम की सरकार थी वह क्या थी? निरंकुश थी। और इसी निरंकुशता के कारण रोम की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। जूलियस सीजर के साथ मिलकर के सिसरो ने मतलब क्या किया, जूलियस सीजर जो वहाँ के एक प्रकार से वो थे, विचारक थे, उनके साथ मिलकर के बड़े स्तर के नेता थे। तो जूलियस सीजर के साथ मिलकर के सिसरो ने भी सरकार की निरंकुशता का क्या किया? विरोध किया। और जब ऐसा किया तो आगे क्या किया भाई? सिसरो का जो सिद्धांत है समानता के साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप आगे लिखेंगे कि सिसरो का सिद्धांत जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? समानता के साथ जुड़ा हुआ है। वह राज्य की उत्पत्ति के कारण मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति को मानते हैं कि मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति जो है वो राज्य की उत्पत्ति का क्या है? कारण है। कौन मानता है? सिसरो मानते हैं। आगे मानते हैं ये समानता संबंधी विचारों में क्या कहते हैं ये, कि राज्य की व्याख्या करते हुए सिसरो महोदय कहते हैं कि राज्य उन जनसमूह की संपत्ति होती है जो बड़ी संख्या में पारस्परिक लाभ की इच्छा से कानून और अधिकारों के बारे में एक सामूहिक सहमति के द्वारा क्या होते हैं? संगठित होते हैं। तो उसको हम राज्य कहते हैं। सिसरो का कहना यह है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को क्या बनाया है? समान बताया है। तो अब यहाँ से आपकी समानता संबंधी विचारों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सिसरो महोदय कहते हैं कि प्रकृति जो है, जो नेचर है, उसने सभी मनुष्यों को, सभी आदमियों को क्या बनाया है? एक समान बनाया है। उसमें बुद्धि और विवेक समान होते हैं, मतलब कि बुद्धि और विवेक सभी व्यक्तियों को प्रकृति ने समान दिया है। वे विद्वान भले ही नहीं हैं लेकिन वे विद्वान बनने की चेष्टा रखते हैं।
कोई भी व्यक्ति हो अपने आप को जो है बेकार नहीं समझता है। हर व्यक्ति अपने आप में एक प्रकार से फिलोसोफर है, दार्शनिक है। हर व्यक्ति अपने आप में अच्छा करने का प्रयास करता है। हालांकि कोई व्यक्ति ज़्यादा अच्छा करता है, कोई कम करता है। सबके पास बुद्धि विचार सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिस के हिसाब से लोगों के अंदर ज़्यादा और कम हो जाती है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसा मानना किसका? सिसरो महोदय का। सिसरो आगे कहता है, क्या कहता है सिसरो? सिसरो कहता है कि जो है सभी मानव जाति एक ही ईश्वर की संतान है। क्या कहा सिसरो ने? कि सभी मानव जाति जो है वो एक ही ईश्वर की संतान है। जिस प्रकार रोम के सभी नागरिक का मतलब सभी नागरिक एक रोमन गणराज्य के अधीन रहते हैं, उसी प्रकार से विश्व के सभी नागरिक जो है उनके लिए, विश्व के सभी नागरिकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समूह होना चाहिए। जिस प्रकार से रोम में रहने वाले व्यक्ति एक रोमन साम्राज्य में रहते हैं या रोमन साम्राज्य के नाम से जाने जाते हैं, रोमन साम्राज्य के मतलब कि रोमन गणराज्य के अधीन रहते हैं, उसी प्रकार से विश्व के सभी नागरिकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समूह होना चाहिए। ऐसा सिसरो कहता है। आगे कहता है कि विश्व के संपूर्ण देशों के नागरिक क्या हो? प्रकृति द्वारा समान रूप से इस धरती पर आए हुए हैं, अतः सभी को एक राज्य के नागरिक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। विश्व का एक प्रकार से पूरा का पूरा संसार एक देश के रूप में कार्य करे, ऐसा सिसरो का मानना था। ठीक, सिसरो के अनुसार राज्य एक मानव साझेदारी का क्या है? प्रतीक है, जो क्या करता है? जो संपूर्ण जनता की सामूहिक संपत्ति होता है, जिसकी सदस्यता प्रत्येक नागरिक को होती है। राज्य सत्ता का प्रयोग जनहित में किया जाना चाहिए। नागरिकों का हित सर्वोच्च है। सभी एक ही मानव जाति के संतान हैं। मानव में कोई भेद नहीं है, चाहे मानव काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे सांवला हो, सभी मानव एक प्रकार का। किसी का माथा चौड़ा है तो किसी का नाक चपटी है, किसी एक प्रकार से एवरेज है, किसी की नाक लंबी है, तो सभी एक मानव की संतानें हैं, मतलब कि एक ईश्वर की संतान है। तो सभी समान होने चाहिए, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने सबको समान अधिकार दिया है, ऐसा सिसरो महोदय मानते हैं। तो सिसरो के समाधान संबंधी विचार आपके समक्ष हमने बता दिए। तो आप आपसे चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे, चाहे अति लघु उत्तरीय पूछे, चाहे लघु उत्तरीय पूछे, आप आसानी से सिसरो से संबंधित कुछ बातें तो लिख ही पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बोधा के अनुसार संप्रभुता की सीमाएं क्या है? बोधा के अनुसार संप्रभुता की सीमाएं क्या है? बोधा भी क्या है? एक विचारक है। ओके, तो बोधा के अनुसार संप्रभुता की सीमाएं कौन सी हैं? तो पहली सीमा कौन सी है भाई? दैवीय कानून की। यद्यपि यह कानून से मुक्त है, परंतु वह इससे सर्वथा ऊपर नहीं है, जैसा कि वह शासक को दैवीय कानून से बंधा हुआ मानते हैं। तो बोधा संप्रभुता के हिसाब से कहते हैं, जब दैवीय कानून होता है कि जो कानून मतलब कि कुछ ऐसा मतलब कि देश का जो कानून होगा वो कैसा होता है? दैवीय कानून होगा, मतलब कि जो प्रकृति ने कानून बनाया है तो वो कानून चलेगा राज्य में। संप्रभुता माने समझते हैं ना, सॉवर्निटी। तो जो ये है व्यक्ति जो बोधा है, संप्रभुता का सिद्धांत देते हैं ये। अब संप्रभुता समझ लीजिए क्या होती है। जैसे कोनो देश है, वह देश अंदर से और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो, उसको कानून बनाने का अधिकार, उसको आंतरिक निर्णय लेने का अधिकार, कोई युद्ध हो जाए तो उस पर डिसीजन लेने का अधिकार सब किसके पास हो? उसकी देश की सरकार के पास हो। उस देश की जनता के द्वारा चुने गई जो सरकार है उसके पास अगर सारी की सारी शक्तियाँ होती है, आंतरिक और बाहरी रूप से वो स्वतंत्र होता है, तो वही देश क्या होता है? वही देश आपका क्या होता है? संप्रभु होता है। तो यहाँ पर संप्रभुता की परिभाषा इन्होंने बताई। संप्रभुता में दैवीय कानून को बता दिया। किसने? बोधा ने दैवीय कानून को बता दिया। दूसरी बात इसने क्या बताई बोधा महोदय ने? कि प्राकृतिक नियम होते हैं। ठीक, इन्होंने क्या माना? प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ माने हैं इन्होंने जो है संप्रभुता को। प्राकृतिक नियमों को वह दैवीय कानूनों के अंग के रूप में मानते हैं। कौन? बोधा। तीसरी बात इनकी क्या है? ये जो है संवैधानिक कानून जो है बताते हैं कि जो है संप्रभुता में होना चाहिए। शासक को संवैधानिक कानून के विपरीत कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। राजा इस प्रकार के कानून तोड़ नहीं सकता है जो कि कानून बना हुआ है, मतलब कि जो है जो कानून प्रकृति के द्वारा बनाया गया है इसको राजा तोड़ नहीं सकता। जो कानून बने हुए संवैधानिक जो भी संविधान के हिसाब से कानून है उसको राजा तोड़ नहीं सकता, ऐसा मानना किसका है? जो है ये संप्रभुता का नियम बताया कि कोई भी राजा क्या ना हो, मतलब कि जो संवैधानिक कानून उनको तोड़ ना सके, जो नियम कायदे हैं उनको तोड़ नहीं सकता राजा भी। ये जो है एक प्रकार संप्रभुता के अंतर्गत इन्होंने बताया। चौथी बात बताई इन्होंने संप्रभुता के अंतर्गत क्या? विशेष संधियां, मतलब कि प्रभु सत्ता संपन्न शासक निरपेक्ष होते हैं, परंतु दूसरे शासकों से की गई संधियों का पालन करना उसका नैतिक कर्तव्य होगा। किसका? राजा का।
तो ये बात इन्होंने बताई, किसने? बोंदा महोदय ने। आगे बताते हैं कि जनता के प्रति वादे भी इन्होंने, मतलब कि उसने अपनी जनता के प्रति कई, मतलब कि किए गए वादों को भी पूरा करने का, मतलब कि चाहिए राजा को, ऐसा राजा हो तब वो जो है संप्रभु होगा। ठीक, तो ये बात इन्होंने बताई बोंदा महोदय ने। तो इतनी बात क्लियर हुई, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है, हाब की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। आपको बता दूं, अगर इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर चाहिए, इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर अगर आपको चाहिए, तो आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर, मतलब इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जो है पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 BA सेकंड ईयर 2021 की प्लेलिस्ट में आपको ये सभी संबंधित लेक्चर 1 लेक्चर 2 मतलब 5 वीडियो में हमने जो है बहुत सारे अति लघुत्तम टाइप के प्रश्नों को बता दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को देखें तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चौथा नंबर, हाब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी है भाई? हाब्स महोदय जो है प्राकृतिक अवस्था का मतलब ये है कि हाब्स, लाक, रूसो, इन सभी सभी लोगों ने मिलकर के क्या दिया था भाई? सिद्धांत दिया था, मतलब कि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था, इसमें जो है सामाजिक समझौते से पहले, मतलब जब तक समाज में समझौता नहीं हुआ था, उससे पहले जब राज्य नहीं बना था, जब समाज नहीं था, उससे पहले क्या था, इसको लेकर के जो है हाब्स वगैरह ने जो है कल्पना करी है। तो प्राकृतिक अवस्था मतलब कि जब समाज या राज्य नहीं था, उससे पहले मानव लोग कैसे रहते थे, उसी अवस्था को प्राकृतिक अवस्था के नाम से बताते हैं कौन? ये लोग। ठीक, तो सामाजिक समझौते के पहले की जो चीजें हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हाब्स की प्राकृतिक अवस्था थी, उसका वर्णन कीजिए। तो हाब्स की प्राकृतिक अवस्था को अराजक माना गया। क्या माना गया भैया? अराजक माना गया है। उस समय क्या था? हाब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था उसकी बताता है कि उस समय मानव में क्या था? उचित और अनुचित का बिल्कुल भी क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। ऐसा निर्धारण करने की कोई क्षमता उस मनुष्य के अंदर नहीं थी, जब जो है समाज नहीं था। प्रत्येक शक्तिशाली मनुष्य अपने से निर्बल लोगों को क्या करते थे? व्यक्ति की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करते थे। इस प्रकार समाज में क्या था? भय का वातावरण लगातार बना हुआ था, और ये लगातार बढ़ते गई। अराजकता अराजकता जो थी वो पूरे के पूरे राज्य में व्याप्त थी। और इसी अराजकता से बचने के लिए लोग ब्रह्मा के पास गए, और ब्रह्मा के पास गए और वहाँ पर जो है ब्रह्मा के द्वारा क्या करवाई? ब्रह्मा से कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, तो जिसमें घोषणा की गई ब्रह्मा के द्वारा कि हम मतलब कि हम अपने सभी अधिकार अमुक व्यक्ति को समर्पित करते हैं। कोई अमुक व्यक्ति माने कि कौन राजा हम बनाते हैं, इस व्यक्ति को हम अपने सभी अधिकार दे देते हैं। और जब सभी अधिकार हम अपने दे देंगे, उसके बाद में क्या कहा कि बशर्ते तुम भी ऐसा करो। ब्रह्मा ने इस धरती पर मनु को राजा बना करके भेजा। ब्रह्मा ने कहा कि जाओ, ये मनु जो है ये राजा रहेंगे, और अब यही जो है क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो मनु जो है अब शासन, मतलब कि ब्रह्मा ने इस धरती पर मनु को राजा बना करके भेजा। अतः मनु जो है प्रथम राजा थे धरती के, ऐसा बताते हैं कौन? जो है हाब्स महोदय। तो ये मनु जो थे, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब समाज नहीं था, मतलब राजा, मतलब कि कोई राज्य नहीं था और कोई राजा नहीं था, तब उस जो उसमें क्या था? प्राकृतिक अवस्था थी। लोग आपस में झगड़ा वगड़ा खूब किया करते थे, एक दूसरे को मारते काटते थे। अब हुआ क्या भाई? हुआ क्या कि प्राकृतिक अवस्था में जो ब्रह्मा के पास जब लोग गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक राजा बना लो, और उसी राजा को अपने अधिकार सौंप दो कि अभी यही आप पर शासन शासन करेगा। तो ये जो है सौंप दिया गया किसके द्वारा? तो ब्रह्मा जी ने बताया था मनु। तो वही यहाँ पर बोधा की प्राकृतिक अवस्था थी। जबकि जो लाख का मानव है, उसका मतलब लाख की प्राकृतिक अवस्था का जो मानव है वो कैसा था? वो झगड़ालू एवं अहंकारी बिल्कुल भी नहीं था। उसमें उचित अनुचित का ज्ञान था। मनुष्य न्याय और विवेक के अनुसार कार्य करते थे। उसमें सहानुभूति थी, प्रेम था, दया था उसमें, जो लाख वाला था। तो लाख वाला पूछे तो आप आसानी से बता दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 6वां नंबर है, मैकियावेली को उसके युग का शिशु क्यों कहा जाता है? मैकियावेली को उसके युग का शिशु क्यों कहा था? तो मैकियावेली भाई को कुछ विद्वानों ने क्या कहा है? मैकियावेली को कुछ विद्वानों ने क्या माना भाई? सनकी माना है। मैकियावेली को कुछ विद्वान सनकी कहते हैं। कुछ विद्वानों, मतलब कि कुछ विद्वानों ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई है, और कुछ विद्वान जो है उसे युग के शिशु के रूप में मानते हैं। जबकि मैक्सी महोदय उसे युग पुरुष भी मानते हैं। मैक्सी नामक व्यक्ति है, वो मैकियावेली को क्या मानते हैं? युग पुरुष मानते हैं। विभिन्न विद्वानों ने मैकियावेली को जो है युग का शिशु माना है, और उसके कई कारण बताए हैं। जैसे कि पहला, सेबाइन महोदय जो है कहते हैं मैकियावेली के बारे में, सेबाइन महोदय कहते हैं कि उस समय सभी संस्थाएं और नैतिक पतन की, मतलब कि सभी संस्थाएं
और मतलब जो सभी संस्थाएं थी उस समय जब मैकियावेली था, तो उस समय सभी संस्थाएं अपने नैतिक पतन की ओर बढ़ रही थी। ऐसे समय में मैकियावेली एक स्वार्थहीन युग के सिद्धांतवादी विचारक जो है उस समय थे, इसीलिए इनको जो है अपने युग का शिशु कहा जाता है। दूसरी बात, ये दूसरे व्यक्ति हैं आपके कौन, जोन्स। जोन्स महोदय कहते हैं कि मैकियावेली को पुनर्जागरण और फ्लोरेंस का शिशु बताया है। किसने? जोन्स महोदय कहते हैं। और कहा कि ये कौन है? फ्लोरेंस और पुनर्जागरण के क्या है? शिशु हैं। अपने धर्म को राजनीति से अलग करके एक नए युग की शुरुआत किसने करी? मैकियावेली ने करी, ऐसा जोन्स महोदय कहते हैं। तीसरी बात क्या है, क्यों इसको मैकियावेली का कहा जाता है, मतलब कि युग का शिशु इसके अपने युग का? चूंकि मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में, इसकी एक पुस्तक है मैकियावेली की, क्या नाम है उसका? प्रिंस। उसमें शासक को निरंकुश, अत्याचारी, विश्वासघाती, कपटी एवं बहुरूपिया बताया है। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है अपने युग का शिशु कहा जाता है। चौथी बात क्या है भाई? चौथी बात है कि मैकियावेली जो था वासना का क्या था? शिशु था। तो मैकियावेली वासना का शिशु था, इसीलिए इसको अपने युग का शिशु कहा जाता है। पांचवी बात इसकी संबंध में ये है कि उसने, मैकियावेली ने राष्ट्रीय भावना को प्रेरित किया है, इसीलिए उसे राष्ट्रीयता का शिशु भी कहा जाता है। ओके। छठवीं बात यह है कि मैकियावेली ने शक्ति को ही संप्रभु माना है, उसके द्वारा निरंकुश एवं असीमित शक्ति का समर्थन किया गया है, जिसके बाद के सभी विचारकों ने स्वीकार किया कि जो है ये अपने युग का शिशु है। ओके, तो मैकियावेली अपने युग का शिशु है, इस प्रकार से साबित होता है। यहाँ पर इतनी चीजें हमने जो बताई आपकी क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है 6वां नंबर, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही है। उसके अनुसार मिल जो मालिक होते हैं वो क्या करते हैं? मजदूरों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। उसे बहुत कम नौकरी, मतलब कि बहुत कम मजदूरी देकर के नौकरी पर रखते हैं। मजदूरों के श्रम से पूंजीपति और धनवान होते जा रहे हैं, और मजदूर लोग जो हैं वो और गरीब होते चले जा रहे हैं। ओके, ये बात कार्ल मार्क्स बताते हैं। ठीक, और इन्होंने और एक बात बताई, क्या बताई? तो जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है किसने दिया भाई? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो दिया है कार्ल मार्क्स महोदय ने दिया है। कार्ल मार्क्स बड़े वर्ग संघर्षी विचारधारा के थे, मतलब कि ये मजदूरों के जो है तरफ ही रहा करते थे। मतलब कि इनके अनुसार इन्होंने कहा कि मान लेते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है कि किसी वस्तु की कुल लागत और उसके वास्तविक मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं कि मान लेते हैं एक जोड़ी जूता जो है उसको बनाने में कुल मिलाकर के, मतलब एक जोड़ी जूता बनाने के लिए एक मजदूर को 50 रुपये दिए जाते हैं। एक मजदूर को 50 रुपये एक जोड़ी जूता बनाने के लिए दिया जाता है, और जूते के निर्माण में कुल मिलाकर के 80 रुपये का सामान मान लेते हैं लगता है। 80 रुपये का सामान जूते को मतलब बनाने में कुल मिलाकर के लगता है, और 50 रुपये उसमें से क्या इसको मिलता है? मजदूर को दिया जाता है कि एक जोड़ी जूता वो बनाएगा मजदूर मेहनत करके इस सामग्री का 80 रुपये की। अब देखिए यहाँ पर, तो 50-80 कितना हो गया? 130 रुपये हो गए। 130 रुपये में आपका जूता जो है बन करके तैयार हो गया। 130 रुपये में आपका जूता जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। आगे थोड़ा और समझिएगा। अब क्या हो जाएगा? जूते को बाजार में कितने रुपए का बेचेगा वो? तो मिल मालिक जो होगा जो है जूते को मार्केट में, जूता बनाने में कुल कीमत कितनी लगी? 130 रुपया। 50 रुपये मजदूरी दे दिया और 80 रुपया का सामान लगाया उसने। ठीक, अब जो है 180 रुपये का वह जूता मार्केट में जो है वो बेच रहा है। कौन? जो फैक्ट्री वाला है, मिल मालिक है। 180 रुपये में मार्केट में जूता बेच रहा है। अब 130 रुपये लागत मूल्य थी, और ये उसकी वास्तविक, मतलब कि ये कैसी मूल्य है जो है, ये भाई वास्तविक मूल्य है। 180 रुपये क्या है? वास्तविक मूल्य है। और कुल लागत कितनी है? 130 रुपये की। चूंकि 180 का जूता बेच रहा है, इसलिए वास्तविक मूल्य माइनस कुल लागत बराबर क्या होता है? आपका अतिरिक्त मूल्य होता है। तो 130 इसमें से अगर हम घटा देंगे तो 130 रुपये, चूंकि बनाने में समय लगा, मतलब 130 रुपये में जूता बना था, बन करके तैयार हो गया था, 50 रुपये मजदूरी और 80 रुपये का सामान लगा था उसमें। ठीक, तो 180 में से 130 घटाएंगे कितना मिलेगा? 50 रुपया।
अब ये 50 रुपया जो मिलता है, ये किसको मिलता है? सीधे बिना बताए ये जो मिल का मालिक होता है ये 50 रुपये अपने जेब में रख लेता है। तो 50 रुपये ये मालिक जो है वो अपने जेब में रख लिया बिना कुछ काम किए, मतलब वो घर पर बैठा है बिना कोनो काम के, बिना कुछ परिश्रम किए, बस खाली 80 रुपया अपना और 50 रुपये इस मजदूरी देता है। 130 लगाया, 50 रुपये खुद बिना कोई किसी परिश्रम के 50 रुपये मिल मालिक कमा लिया। और जब बहुत ज़्यादा मेहनत किया एक जोड़ी जूते बनाने में, 50 रुपये वो पा रहा है। जो मजदूर है जिसने दिन रात मेहनत करी जूता बनाने में, वो 50 रुपये कमा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जो कि बैठ करके आसानी से 50 रुपये कमा रहा है। तो यही 50 रुपये जो कमा रहा है वो मिल का मालिक, यही होता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो अतिरिक्त मूल्य कितना होगा? 50 रुपये। तो यही जो है वो जो है कार्ल मार्क्स बताते हैं। ओके, तो आप ऐसे उदाहरण देकर के समझा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है अगला, जे.एस. मिल के उपयोगितावाद का वर्णन करिए। जे.एस. मिल महोदय का उपयोगितावाद का वर्णन करिए। तो उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम किस पर आधारित होता है? तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित होता है। कौन? उपयोगितावाद जो होता है। जी.एस. मिल जो है अधिकतम सुख के सिद्धांत को नैतिकता का आधार मानते हैं। और जी.एस. मिल मानते हैं कि प्रत्येक कार्य उसी अनुपात में सही है जिसमें वह सुख की वृद्धि करता है, और जो भी कार्य सुख के विपरीत हैं वे सब गलत होते हैं। अर्थात ऐसा कार्य जो कि करने में आपको सुख की अनुभूति नहीं होती है वो गलत है, वो आपकी उपयोगिता नहीं है। तो उपयोगितावाद के अनुसार जे.एस. मिल बताते हैं कि जो इस कार्य को करने में सुखी हो, मतलब कि सुखी मिलती है, सुख मिलता है, वही कार्य क्या है? वही कार्य सही है। और जिस कार्य को करने में सुख नहीं मिलता है वो कार्य क्या होता है? गलत होता है। सुख का अर्थ आनंद की प्राप्ति एवं दुख का अभाव तथा दुख का अर्थ होता है पीड़ा या फिर आनंद का अभाव। तो कहने का मतलब ये है कि जिस कार्य को करने में आपको पीड़ा हो, दर्द हो, वो कार्य गलत है। जिस कार्य को करने में आपको सुख मिले वो कार्य क्या है? सही है। ये जे.एस. मिल बताता है। आगे कहता है कि इन विचारों के कारण एक व्यक्ति थे बेंथम, इनके जो है गुरु। तो बेंथम जो थे, बेंथम का पक्का शिष्य माना जाता है। कौन? बेंथम का पक्का शिष्य है कौन? जे.एस. मिल। ओके, ध्यान रखेंगे ये बात। तो मिल ने क्या लिखा कि सभी व्यक्ति जीवन में अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार मिल ने बेंथम के सुखवाद को स्वीकार कर लिया है। तो बेंथम ने क्या दिया था? सुखवाद दिया था। और चूंकि बेंथम का हिस्से से है कौन? जे.एस. मिल, इसीलिए बेंथम मतलब जे.एस. मिल के विचारों में बेंथम के सुखवाद की पुष्टि भी हो जाती है उपयोगितावाद में जे.एस. मिल के। ओके, तो बेंथम के समान मिल मतलब कि बेंथम के ही समान जे.एस. मिल ने भी व्यक्ति के ध्येय सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति माना है। परंतु आगे चल करके उसके उपयोगितावाद में परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन शुरुआत के आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कार्य जिसको करने में सुख की अनुभूति होती है वही कार्य सही है, वही उसकी उपयोगिता है। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। जे.एस. मिल का उपयोगितावाद हमने बता दिया। आगे समझते हैं लास्की का बहुलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लास्की का बहुलवाद क्या है भैया? तो राज्य के दमनकारी शोषक स्वरूप के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में बहुलवादी विचारधारा का क्या होता है? आविर्भाव होता है, जन्म होता है। किसके स्वरूप? तो राज्य के दमनकारी शोषक स्वरूप के विरुद्ध। जब लगातार राज्य में क्या हो रहा था? दमनकारी जो है शोषण हो रहा है, उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप में बहुलवादी विचारधारा का जन्म होता है। लास्की जो व्यक्ति है उसकी विचारधारा ने, जो लास्की की बहुलवाद की विचारधारा है, उस विचारधारा ने एक सत्तात्मक राज्य के हाथों में असीमित शक्ति के केंद्रीकरण के विरुद्ध लोकतंत्र के हित में सत्ता के संघात्मक स्वरूप की अवधारणा का प्रतिपादन किया और राज्य की तुलना में समाज में कार्यरत अन्य समुदायों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। कहता है ये जो लास्की है, इसका मतलब ये बहुलवाद का मतलब ये है कि जैसे कि राजा एक राजवा, मतलब कि जैसे कि मान लेते राजा है, राजतंत्र है, निरंकुश है, वो अपने शासन कर रहा है, उसके घर में ही शासन है। लोकतंत्र, ये लोकतंत्र को बढ़ावा देता है जो बहुलवाद है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई कि केवल एक ही व्यक्ति शासन करेगा, कई व्यक्ति शासन करेंगे, 4-5 व्यक्ति शासन करें, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति शासन करे। मतलब कि लोकतंत्र हो कि जिसमें जनता के द्वारा शासन हो, जनता चुने, कि मतलब कि इसे एक ही पार्टी ना हो, 4-5 पार्टी हो, लड़े चुनाव लड़े, वो जीते। इस प्रकार का मानना था लास्की का। ओके, बहुलवाद की विचारधारा।
लिंडसे, अर्नेस्ट वार्कर आदि बहुलवादी है, ये सब व्यक्ति हैं। इन्हों मतलब कि इनकी सभी के में स्वर मिलाकर के लास्की महोदय ने विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि शक्ति का आधार संघीय होना चाहिए, क्योंकि समाज का ढांचा संघीय है। लास्की ने बहुलवाद का सिद्धांत मतलब कि सिद्धांत का समर्थन निम्न आधारों पर किया जा सकता है। किसने किया है भाई? बहुलवादियों ने किया है। लिंडसे, अर्नेस्ट वार्कर, इन सभी लोगों ने लास्की के बहुलवाद को माना है। पहली बात यह है कि इसकी क्या, कि प्रत्येक समाज में रीति रिवाज होते हैं जिसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते, उन रीति रिवाज को हमको मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अपने दायित्व का निर्वहन मनुष्य के द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि अपनी निष्ठा की मांग करने से पहले राज्य को अपनी सत्ता या का औचित्य सिद्ध कर लेना चाहिए। चौथी बात यह है कि शक्ति का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। तो शक्ति का लोकतंत्रीकरण जब तक नहीं होगा तब तक प्रत्येक समाज में रीति रिवाज नहीं हो पाएंगे, ना तो अपने दायित्व का निर्वहन मनुष्य कर पाएगा, ना अपनी निष्ठा की मांग कर पाएगा। कई प्रकार की चीज़ें हैं जो नहीं कर पाएगा। इसीलिए लास्की ने बहुलवाद की विचारधारा को प्रेरित किया और उसको जो है हमारे सामने लगा के रखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न आपके समक्ष, प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्णन कीजिए। क्या? प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या? प्लेटो का आदर्श राज्य। भैया समझते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है? प्लेटो के आदर्श राज्य का क्या करिए भाई? वर्णन करिए। तो प्लेटो महोदय ने लिखा कि राज्य का जन्म वृक्षों, चट्टानों एवं लताओं से नहीं, अपितु उसमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। राज्य का जन्म जो होता है ना तो पेड़ों पौधों से होता है, वृक्षों से होता है, और ना ही लताओं से होता है, बवर से होता है, ना चट्टानों से, पर्वत पहाड़ों से होता है। किससे होता है? देश का मतलब कि राज्य का जो जन्म होता है किससे होता है? जो उसमें बस रहे जो व्यक्ति हैं उनका चरित्र कैसा है, उनसे राज्य का क्या होता है, उनसे राज्य का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? विकास होता है, राज्य का जन्म होता है। ये कौन बताता है? प्लेटो महोदय कहते हैं। आगे कहता है कि राज्य का आधार दार्शनिक होना चाहिए। जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक राज्य की स्थापना नहीं होगी। प्लेटो महोदय का राजा वाला सिद्ध मतलब कि जो मतलब कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें जो राजा हो दार्शनिक होना चाहिए। तो प्लेटो का दार्शनिक राज्य का सिद्धांत हमने आपको पढ़ा दिया, चैप्टर 1 पढ़ लीजिएगा, उसमें हमने विस्तार से बता दिया है। तो प्लेटो का मानना यह था कि जो राजा हो ना वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, मतलब उसको जानकारी हो, ताकि वो पढ़ा लिखा हो, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो, ऐसा ये बताता है प्लेटो महोदय। प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य में राजा को निस्वार्थी होना चाहिए, वह विशेषज्ञों का राज्य होता है। प्रोफेसर सेबाइन के अनुसार आदर्श राज्य वास्तव में आदर्श ही होता है। ये प्रोफेसर सेबाइन का कथन है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बात जो है बताते हैं, प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, एक शासक, एक सैनिक और एक उत्पादक वर्ग होता है। शासक वर्ग जब दार्शनिक होंगे तभी आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही दार्शनिक राजा बन करके बनने का हकदार होता है। मैक्सी के अनुसार प्लेटो ने ऐसे राज्य का निर्माण किया जिसमें तृष्णा प्रधान वर्ग, मानव का पैर, शौर्य प्रधान वर्ग भुजाएं और विवेकपूर्ण वर्ग उसके हृदय और सिर होते हैं। इस प्रकार से राज्य का जो उन्होंने बताया प्लेटो ने, सिंपल सा एक शब्द में समझो कि प्लेटो कहते हैं, प्लेटो का जो आदर्श राज्य का मतलब कि आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें राजा जो हो वो पढ़ा लिखा हो, ठीक, और उसमें क्या क्या चीज़ें हो, उसमें शासक हो एक जो कि पढ़ा लिखा हो, एक सैनिक हो और एक उत्पादक हो। ये 3 होने चाहिए, एक शासक, सैनिक और उत्पादक। शासक कौन होगा? राजा। सैनिक कौन होगा? जो कि सेना वाली जो सेना होगी वो। उत्पादक कौन? जो कि एक प्रकार से उत्पादन करेगा जिससे लोग खाए पिएंगे। ओके, ये चीज़ें हो गई। अगला प्रश्न है हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्या है? हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से आ सकता है। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति समझते हैं भाई। तो द्वंद्वात्मक का जो शब्द है वो अंग्रेजी का एक शब्द है जो कि डायलेक्टिक यूनानी भाषा के मतलब कि द्वंद्वात्मक जो शब्द है ये डायलेक्टिक जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना हुआ है, और डायलेक्टिक जो शब्द है वो यूनानी भाषा के डायलेगी शब्द से बना हुआ है। और डायलेगी का अर्थ होता है वाद विवाद करना। क्या होता है? वाद विवाद करना। हीगल वाद विवाद के स्वर से उठकर वाद प्रतिवाद और संवाद के स्तर तक ले जाता है किसको? अपने द्वंद्वात्मक पद्धति को, क्योंकि उसका कहना है कि मानव सभ्यता का विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता है। सभ्यता के इस विकास क्रम को समझाते हुए हीगल आगे कहते हैं कि सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का मौलिक एक रूप होता है जो वाद के रूप में होता है। तो सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का क्या होता है? एक मूल रूप होता है, एक मौलिक रूप होता है, जिसको उन्होंने क्या बताया? हीगल महोदय ने वाद का रूप दिया है।
विकसित होने की प्रकृति के कारण धीरे धीरे यह विकसित होकर के वाद जो होता है अपने में निहित अंतर विरोधी के कारण अपने विपरीत रूप को जन्म दे देता है। और जब यही वाद अपने विपरीत रूप को जन्म देता है तो उसी को प्रतिवाद का नाम दे जा मतलब प्रतिवाद कहा जाता है, ऐसा हीगल महोदय बताता है। आगे कहता है ये कि विकास की प्रक्रिया बराबर धीरे धीरे चलती रहती है, अतः प्रारंभ में इन दोनों रूपों में संघर्ष होता है। वाद और प्रतिवाद में क्या होता है, संघर्ष होता है। कोई विचारधारा होगी उस पर उसका प्रतिवाद होगा, कौनो बात आप कहोगे उसका खंडन हम करेंगे, और यही प्रक्रिया जब चलती रहेगी आगे तो विकास की प्रक्रिया जब बराबर चलती रहेगी दोनों में संघर्ष होता रहेगा, जिससे अंत में क्या होगा, अंततः उसमें समन्वय एवं संतुलन स्थापित हो जाएगा और यह वह संवाद के रूप में प्रकट हो जाएगा। मतलब पहले वाद होगा, वाद माने विचारधारा, हम कोई विचार बताएंगे, आप उन विचारों का खंडन करेंगे, उन विचारों का समर्थन करेंगे, खंडन मंडन की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद में वही क्या बन जाएगा, संवाद बन जाएगा धीरे धीरे। जैसे आप देखते हैं टीवी चैनलों पर तमाम सारे नेता बैठते हैं, एक कांग्रेस का, एक भाजपा का, एक उसका ऐसे बैठते हैं 4-5 पार्टी का, और एक जो है न्यूज एंकर होता है। तो जैसे न्यूज एंकर एक प्रश्न पूछेगा एक किसी से, तो भाजपा वाले से हाँ तुम बताओ अब, तो वो बताएगा, फिर उसी पर तुरंत जो है सपा वाला ऐसे उंगली खड़ा करेगा हाँ कि हमको बताना है, तुरंत वो बोलेगा, फिर बाद में दूसरा कहेगा मैं बोलूंगा। तो इसी प्रकार से सभी एक दूसरे की बातों का खंडन करेंगे, एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब नहीं देते। आप सही से अगर सुनेंगे तो एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब नहीं देते, खंडन करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिवाद करते हैं। तो वाद का प्रतिवाद करते हैं और उसी वाद प्रतिवाद के बीच में जो एपिसोड पूरा का पूरा बन जाता है संवाद का एपिसोड बन जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, संवाद बन जाता है। वही बात कौन समझा रहा है, हीगल कह रहा है। ये द्वंद्वात्मक पद्धति का सिद्धांत जो है हीगल का वही है। तो यही होता है, तो यही बताते हैं ये कि जो है इन दोनों कारणों से क्या होता है, समन्वित रूप होने के कारण से इन दोनों से विकास की उच्च स्थिति का द्योतक होता है। विकास की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगर समाज में, राज्य में वाद प्रतिवाद नहीं होगा तब संवाद नहीं होगा, और जब संवाद नहीं होगा तब दूसरों की एक प्रकार से गलतियाँ और दूसरों की जो अच्छाइयाँ हैं वो कैसे हमारे सामने आएंगी। अब एक जो है सपा वाला तो नेता ही लोग तो ही बताएंगे ना कितना पैसा कहाँ से आता है, क्या क्या होता है। तो कभी कांग्रेस वाला सरकार रही थी तो वो बताएगा कि हाँ इतना पैसा आता था, ऐसा है वैसा है, कि भाजपा वाले कहीं कोई गलत कार्य ना करने जाए। या फिर जो कांग्रेस वाले अगर सरकार में रहेंगे तो भाजपा वाले तुरंत हाँ उसको मतलब इधर उधर से रोके रहेंगे कि हाँ कोई गलत कार्य ना होने पाए। तो विपक्ष जरूरी, अगर विपक्ष नहीं होगा तो निरंकुशता आ जाएगी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो बात क्लियर हो गई। तो ये 10 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बता दिए, तो ये बातों क्लियर हो गई। अब आगे हम जो है इन प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोग जो है मैं जल्दी देने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अब जल्दी वीडियो इन प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के होगी। तो आप लोग मतलब ये अब प्रश्न जो है बहुत लंबे हो जाएंगे, उत्तर अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा लंबा उत्तर हो जाएगा, इसीलिए आप लोग जो है इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न जो होंगे ऐसे आएंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनके उत्तर को आपको 200 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्या है कि संपत्ति पर अरस्तु के विचारों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, संपत्ति पर अरस्तु के विचारों को जो के व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न इससे पूछा गया था अगला कि मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है विधि और शासन पर इक्विनास के विचारों को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे प्राकृतिक अवस्था और सामायिक समझौता पर लाक के विचारों की विवेचना कीजिए। तो आपको बता दूं कि जैसे जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा आर करके दिया होगा अथवा करके, तो चाहे ये प्रश्न करो चाहे ये प्रश्न करो, दोनों में से एक ही प्रश्न करना होगा। और आपको बता दूं यहाँ पर हमारे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कि ये प्रश्न दिया है तो चाहे ये करे चाहे ये करे, इन दोनों में से एक ही करना पड़ेगा आपको। एग्जाम्स में ये व्यवस्था आपको लघु उत्तरीय में दी जाती है। अथवा करके अगर प्रश्न दिया है तो इसका मतलब है आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। ओके, अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न है हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसका, हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत को। अगला प्रश्न है आपका अथवा करके कि हाब्स को राजनीतिक चिंतन का प्रथम आधुनिक विचारक क्यों माना जाता है, इसका मतलब कि इसका कारण बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो हाब्स को राजनीतिक चिंतन का प्रथम मतलब कि आधुनिक विचारक माना जाता है, इस कथन को आप लोगों की पुष्टि करनी है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकता है 2022 में कि रूसो के राजनीतिक चिंतन में हाब्स और लाक के विचारों का सम्मिश्रण है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम से प्रश्न आ सकते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न के जो है उत्तर को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है ग्रीन के स्वतंत्रता और अधिकार संबंधी विचारों की संबंधित व्याख्या कीजिए, मतलब संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। कितने शब्दों में उत्तर लिखना है आपको, 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है इसके।
तो ग्रीन के सबसे आप पहले लिखेंगे ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में लिखेंगे ग्रीन के अधिकार संबंधी विचार। तो ये अधिकार के संबंध में ग्रीन ने क्या कहा, स्वतंत्रता के बारे में ग्रीन ने क्या कहा, ये सभी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न था पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न है आपके एग्जाम से में पूछा सकते हैं। इसका जो पीडीएफ होगा टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और बता दूं, दीर्घ टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ टाइप के प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास। चलिए, इन प्रश्नों को हमने बड़े ही आसानी से आसानी से क्या, बड़ी ही कठिनाई से हमने इन प्रश्नों को देखा कि पिछले 5-6 सालों में कैसे-कैसे प्रश्न बन रहे हैं, उन सभी को हमने समाहित करने का इसमें प्रयास किया है। देखेंगे यहाँ पर खंड सा से केवल और केवल आपको कितने प्रश्न करने हैं? 2 ही प्रश्न करने हैं। 5 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से छाँट करके आपको 2 ही प्रश्न करना है। 1 प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है। 15 नंबर मिलते हैं 1 प्रश्न करने के। ओके, इस प्रकार से 30 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से। 10-10 नंबर लघुत्तरीय प्रश्नों के मिलते हैं और 2-2 नंबर आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों के मिलते हैं। प्रश्न है आपका कि रूसो के समान इच्छा सिद्धांत। क्या प्रश्न है भाई? प्रश्न है आपका कि रूसो के समान इच्छा सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। रूसो के समान इच्छा सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बेंथम के उपयोगितावाद में जेएस मिल जो है उनके द्वारा किए गए संशोधनों की विवेचना कीजिए। तो बेंथम चूंकि जेएस मिल के कौन थे? गुरु थे। तो बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसमें जो है जेएस मिल ने भी उपयोगितावाद दिया है, और इससे पहले बेंथम का उपयोगितावाद था। तो बेंथम के उपयोगितावाद में जेएस मिल के द्वारा कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, इसको आपको बताना है। मैं किसी दिन बता दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स। हालांकि मेरे भरोसे भी मत बैठिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम्स जल्द ही लगे हों, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इन प्रश्नों को। मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही कि आपको अच्छे प्रश्न को दिखा दिया जाए। और आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। आपके जो है हमारे चैनल पर आपको मतलब जो एमए करियर चैनल है उस पर जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जल्द ही मैं सभी जो है प्रश्न मतलब पेपर डाल दूंगा, 2016, 17, 18, 19 सभी का डाल दूंगा। एक आध मॉडल पेपर पड़ा हुआ है एक आध ईयर का, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैनल पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत एग्जाम से लगातार पूछा आता है, अब की बार भी आएगा कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष विचार मतलब वर्ग संघर्ष सिद्धांत वाला, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा किए गए संविधानों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह भी है। और अगला प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है कि इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, इस कथन के संदर्भ में ग्रीन के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ये कथन है क्या? इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। यह कथन किसका है भाई? यह कथन जो है, इस कथन के संदर्भ में ग्रीन का जो राजनीतिक विचार है उसके बारे में बताइए। तो ये इतने प्रश्न थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ये सब प्रश्न एग्जाम से में आ सकते हैं। संभावित टाइप के प्रश्न है, आपको बता दूं इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम से छपेंगे, तो आप लोग इन सभी जो है प्रश्नों को अगर तैयार करके जाएंगे, निश्चित तौर पर आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, चलिए जो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पेपर 2 की वीडियो जल्दी आपके समझ देने का प्रयास करूंगा। पेपर 2 जो तुलनात्मक सरकार नाम से पेपर है, उसकी वीडियो जल्दी आपके समक्ष, उसका मॉडल पेपर आपके समक्ष आएगा, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। और ठीक, कल भी डेली रात के 9 बजे, आपको बता दूं कि डेली रात के 9 बजे आपको बीए द्वितीय वर्ष की क्लास होगी। और आपकी जो शाम 7 बजे होगी वो आपकी क्लास किसकी होगी? बीए तृतीय वर्ष की होगी। और रात के 8 बजे जो क्लास होती है आपकी, कौन सी होती है? बीए प्रथम सेमेस्टर की होती है, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर की। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।